हेलो एवरीवन। सो संडे आउटिंग्स आर फन। मैंने निकाली अपनी कॉटन खादी की एक हैंडलूम साड़ी जो कि बहुत लाइट वेट एंड इजी टू कैरी है। और आज का लुक मुझे रखना था नो मेकअप मेकअप लुक। आई नो दैट गाइज विल फाइंड दिस एक्सट्रीमली स्टूपिड दैट वॉट द हेल ऑन दिस अर्थ इज नो मेकअप लुक. So just chill, guys. You won't understand this. Only we ladies know the magic and the power with secret. ओके गाइस, सो ये है एक गेट रेडी विद मी व्लॉग, बट मैं आपके साथ द बेला डायरीज़ का एक इमोशनल चैप्टर शेयर करना चाहती हूँ. तो इंडिया में ना लोग बहुत कैजुअली पूछ लेते हैं कि आपका गांव कौन सा है या आपके एंसेस्टर्स कौन से गांव में रहते थे. और जब ये सवाल मुझसे पूछा जाता है ना तो मैं बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाती हूँ, बहुत डिलेमा में पड़ जाती हूँ कि मैं इसका क्या आंसर करूँ और कितना बैकग्राउंड बताऊँ. और ट्रस्ट मी गाइज, मुझे हर बार ना बहुत अलग लेवल के रिएक्शंस मिले हैं. सम आर फनी, सम आर इमोशनल, सम आर एनोइंग. आई नो कि आपको लग रहा होगा कि इसमें कंसर्न क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल सा सवाल है, सबका गांव होता है. पर नहीं, सबका गांव नहीं होता. एंड आई थिंक मेरी बातों से वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनके एंसेस्टर्स या तो वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मूव हुए या ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मूव हुए. तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों साइड की फैमिली ढाका बेस्ड थी. पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली इस्टेब्लिश ज़मींदार थे. ढाका में ऊलपुर हमारा विलेज है एंड बासु रॉय चौधरी हमारा पूरा सरनेम. जो बाद में मेरे फादर की जनरेशन ने बासु रॉय चौधरी से सिर्फ बोस को कंटिन्यू किया एंड रॉय चौधरी डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज ज़मींदारी वॉज ओवर. एंड पार्टीशन ना हम सब ने अपने हिस्ट्री टेक्स्ट में पढ़ा है, पर उसके पीछे का दर्द ना मैंने अपनी दादी की कहानियों में सुना और समझा, क्योंकि उन्होंने वो दर्द जिया था. वो बुज़ुर्ग हो चुकी थी, अपने आखिरी के सालों में ना वो अपने बचपन में लौट गई थी. इनफैक्ट जब वो कुछ अपने बचपन की प्यारी सी याद भी बताती ना तो मुझे उनकी उस कहानी में भी उनकी तकलीफ़ महसूस होती. जब भी वो बताती तो मुझे लगता कि अगर इनसे पूछा जाए ना कि आपको स्वर्ग जाना है या वापस एक बार बंगाल जहाँ पैदा हुई थी, तो शायद वो बोलती मुझे एक बार वहाँ ले चलो. इमेजिन एक 15-16 साल की लड़की शादी करके आगरा आ जाती है. 1-1.5 साल चीज़ें कन्फ्यूजन में निकलती है क्योंकि नए माहौल में वो एडजस्ट हो रही थी. पॉलिटिकल ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट ऑल ऑफ द सडन बम फूटता है कि 1-1.5 साल बाद वो पलट के वापस जा ही नहीं सकती. आज की डेट में हम ये चीज़ें सोच भी नहीं सकते. और हम सब दुआ करेंगे कि आने वाली किसी जनरेशन को इस तकलीफ़ को या इस दर्द को ना झेलना पड़े. और यही दर्द मैंने अपने नाना जी की कहानियों में भी सुना है, जब वो अपने घर के बारे में बताते, अपने स्कूल के बारे में बताते, अपने दोस्तों के बारे में बताते. ये कहानी मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं आज दिल्ली के चित्तरंजन पार्क. आज ये एक बहुत हैपनिंग दिल्ली की पॉश लोकेलिटीज़ में से एक है. बट क्या आप यकीन करेंगे कि ये एक्चुअली एक रेफ्यूजी कॉलोनी थी. इसका नाम एक्चुअली 1960s में EPDP रखा गया, जिसका फुल फॉर्म है ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस पीपल्स कॉलोनी. और 1980s में जाके इसका नाम पड़ गया CR पार्क. इसे हम मिनी कोलकाता कहते हैं और आपने बहुत सारे व्लॉग्स इस पे देखे होंगे, या अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि आप कलकत्ता आ गए हैं. उन छोटी छोटी गलियों में ना आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कोठियाँ हैं, पर जिनको इतिहास पता है ना वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि उस जगह ने इतिहास को बहुत कस के पकड़ के रखा हुआ है. हालांकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो धरती ऐसी है या वो जगह ऐसी है जिसने उन सभी लोगों को छत दी जो उस समय पूरी तरह बेसहारा थे. स्ट्रेंज बात यह है कि अगर आप देखें NCR का मैप तो एक तरफ हरियाणा बॉर्डर है, एक तरफ UP बॉर्डर है और बीच में दिल्ली जो डोमिनेंटली पंजाबियों की है. और उसके बीचों बीच एक इलाका है जो बंगालियों का बसाया हुआ है. ट्रस्ट मी गाइस, हम बंगालीज़ के लिए तो ये इतनी स्पेशल जगह है ना, क्योंकि छोटे से छोटे स्नैक आइटम्स, मिठाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, सब कुछ हमें यहाँ मिल जाता है. इनफैक्ट चलते हुए गलियों में बैकग्राउंड में भी ना बंगाली सुनाई देती है. और जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, पोहिला बोईशाख, सब कुछ बहुत बड़े स्केल पे विद फुल ऑथेंटिसिटी आज भी सेलिब्रेट किया जाता है. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स तो नॉट ओनली बंगालीज, इवन NCR में रहने वाले आसमीज़, उड़िया, सब लोग यहाँ आना प्रेफर करते ही करते हैं, बेशक वो एक दिन उनको मौका मिले. सो आई विल शेयर माई नेक्स्ट व्लॉग, डिटेल्ड व्लॉग ऑन CR पार्क. और मैं इससे ज़्यादा आपको और इमोशनल नहीं करना चाहूँगी.
सो गेट रेडी विद मी व्लॉग। यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ दिल से। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, और यू कैन से अर्ज टू all of you ladies and young girls, please get back to sarees. Please start wearing this. Trust me guys, ये हमारे इंडिया की ऐसी पहचान है जो सारे स्टेट्स को कनेक्ट करती है। और अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हमको साड़ी पहनना ही सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये इस वजह से हुआ क्योंकि बॉलीवुड ने या एक्ट्रेसेस ने साड़ी का ऐसा सुपरफिशियल बेंचमार्क सेट कर दिया ना कि साड़ी शुड बी प्रॉपरली प्लीटेड और योर बॉडी शुड लुक वेरी स्ट्रक्चर्ड सेक्सी। जबकि जो साड़ी का कॉन्सेप्ट था ना वो इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट था, क्योंकि साड़ी का कॉन्सेप्ट था कि एक कंफर्टेबल फ्री फैब्रिक जिसको आप अपनी मर्ज़ी से अपनी क्रिएटिविटी से ड्रेप कर सकते हो। So please start wearing handlooms. There are different weaves in India. Don't, in fact, अभी तो ये इशू है कि लोग जो है वो पार्टी वेयर साड़ीज़ जो रेडीमेड साड़ीज़ जो हैं वो पहनने लगे हैं, जो बहुत अनकंफर्टेबल है, उसमें कोई ग्रेस नहीं है। प्लीज़ डोंट चूज़ देम एंड ट्राई टू स्विच बैक ऑन हैंडलूम्स। सो आई एम ऑलमोस्ट डन हियर। मैं तैयार हो गई हूँ। आई केप्ट माई ज्वेलरी वेरी सिंपल। आई लव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, एथनिक्स के साथ बहुत अच्छे से जाती हैं। एंड दिल्ली में तो ये ज्वेलरी के लिए बेस्ट प्लेस है, इतने सारे शॉपिंग मार्केट्स हैं। एंड आई वॉन्टेड टू एंड अप माई लुक विद दिस बिंदी। मुझे ऐसा लगता है कि बिंदी ना हमारे इंडियन फीचर्स को बहुत अलग लेवल पे इन्हांस कर देती है। इनफैक्ट ऑन अ ग्लोबल लेवल इंडियन वुमेन की पहचान है बिंदी। नाउ आई थॉट टू कैरी दिस एथनिक बैग। ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर कि जब भी आप साड़ी पहने एक ऐसा लाइट वेट बैग कैरी कर लीजिए, तो उससे हेल्प ये होती है कि आपके हाथ फ्री रहते हैं और आपको चलने में आसानी होती है इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन वॉकिंग इन साड़ी। सो दैट्स ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।